हेलो, नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और पूरे ध्यान से देखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको इस वीडियो में 100 नहीं 200 से 300 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। बस आपने वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल का संस्थापक कौन था? यानी कि हु इज द फाउंडर ऑफ बंगाल? बंगाल का फाउंडर कौन था? मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कहेंगे सूरत विभाजन कब हुआ? यानी कि सूरत स्प्लिट कब होता है? ये 1907 में होता है। अभी सूरत स्प्लिट के बारे में आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यार 1907 में दो कंडीशन बनी हुई थी। एक तरफ तो थे मॉडरेट्स, एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसे कि गर्म दल और नर्म दल कहते हैं। ठीक है, जो गर्म दल थे उसके नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो नर्म दल थे उस तरफ कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ये कंडीशन बनी हुई थी 1907 में। जो बाल गंगाधर तिलक था वो कह रहा था जो कांग्रेस का सेशन है वो नागपुर में होना चाहिए। मगर जो रस बिहारी घोष था, कौन था? ये मॉडरेट था, यानी कि नर्म दल वाला था। ये बंदा कह रहा था कहाँ होना चाहिए कांग्रेस का सेशन? सूरत में होना चाहिए। रीजन क्या था? देखो, बाल गंगाधर तिलक इसीलिए कह रहा था अगर कांग्रेस का सेशन नागपुर में हो जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बन सकता है कांग्रेस का। मगर अगर ये वाला सेशन सूरत में हो गया ना, यानी कि कांग्रेस का सेशन अगर सूरत में हो गया तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता कांग्रेस का। क्यों नहीं बन सकता? इसका रीजन ये था क्योंकि कांग्रेस के रूल्स में लिखा हुआ था जिस भी स्टेट में कांग्रेस का सेशन होगा उसी स्टेट का बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक था ना, ये सूरत उसी की स्टेट में आता था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को ऐसा था अगर सूरत में सेशन हो गया तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। एक बात और इंपॉर्टेंट आ रही है, आप सोच रहे होगे बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता था? इसका रीजन है, इसका रीजन पता है क्या है? बाल गंगाधर तिलक क्या था? एक ये एक्सट्रीमिस्ट था, यानी कि गर्म दल का नेता था। ये क्या चाहता था? ये चाहता था इंडिया में क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। ठीक है, स्वराज यानी कि पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब ये अंग्रेजों को उखाड़ कर भगा देना है इंडिया से, ये चाहता था। ठीक है, और क्या कहता था? ये कहता था पूरे इंडिया लेवल के ऊपर मूवमेंट को फैलाना है। ठीक है, मगर जो दूसरे थे ना मॉडरेट्स, जिसे कि नर्मदल कहते हैं, वो इसके विपरीत थे। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों में ना फाइट हो रही थी। मॉडरेट्स कह रहे थे हमने सेशन कहाँ करना है? सूरत में। और बाल गंगाधर तिलक कह रहा था नागपुर में। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को ऐसा था अगर एक बार मैं प्रेसिडेंट बन गया, अगर बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बन गया तो स्वराज आ जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो बस इसी फाइट में क्या हो गया, उन्होंने सूरत में सेशन रख दिया कांग्रेस वालों ने, उनकी लड़ाई होगी। तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कह दिया, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस में क्या हो गया था? स्प्लिट हो गया था, जिसे कि सूरत स्प्लिट कहते हैं। मेरे को लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कहेंगे जो 1905 का बनारस सेशन था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसका प्रेसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद देखो 1906 है ना, जो 1906 का सेशन कलकत्ता में होता है कांग्रेस का, उसका भी पूछा जाएगा कि आपको भी प्रेसिडेंट कौन था? इसका प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी। 1905 वाले को पता कैसे पूछा जाएगा? वो आपको कहेंगे जब वो हुआ था ना बंगाल का, वो वाला विभाजन हुआ था, यानी कि क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तब जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन आ रहा है, किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बदल दी थी? ये था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को होती है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई? प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं भी, प्लासी की लड़ाई क्या थी, क्यों हुई थी? देखो, इस टाइम के ऊपर ना, जब प्लासी की लड़ाई का टाइम चल रहा था, उस टाइम मुगल का एम्पायर था ना, जो मुगल का एम्पायर यानी कि मुगल का राजा आलमगीर टू था। आलमगीर टू ने ऐसा किया भी, जो उस टाइम अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों को ऐसा कह दिया भी तुम लोग मेरे को कुछ पैसा दे दो।
अंग्रेजों को क्या कह दिया आलमगीर टू ने, भी तुम लोग मेरे को कुछ पैसा दे दो और बंगाल में चले जाओ, बंगाल में फ्री में ट्रेड कर लो, तुम्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने बात मान ली, अंग्रेज बंगाल में ट्रेड करने लग गए। जब टैक्स नहीं दे रहे जे, तो वहाँ पर बंगाल का नवाब था, एक नवाब का क्या नाम था, सिराज था। ठीक है, सिराज को क्या हुआ, सिराज ने कहा यार मेरे को टैक्स का पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो सिराज को रेवेन्यू में घाटा पड़ रहा था। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था, जो कलकत्ता था ना, कलकत्ता की ना किलेबंदी कर दी थी इन्होंने अंग्रेजों ने, बिना पूछे। किससे, सिराज से। सिराज कह रहा है नवाब मैं हूँ बंगाल का, मेरा एरिया है, तुम लोग मेरे से बिना पूछे कलकत्ता की किलाबंदी कैसे कर दी है ना। तो फिर सिराज ने क्या किया, आक्रमण कर दिया अंग्रेजों के ऊपर। वो जो फोर्ट विलियम था ना अंग्रेजों का कलकत्ता में, वो जीत लिया था सिराज ने। इसके साथ ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ता है, वो आपको पूछेंगे ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या है। इसमें पता क्या था, सिराज ने जब ये फोर्ट विलियम जीत लिया, मतलब अंग्रेजों को हरा दिया, तो सिराज ने ना पता कि एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों को फिट कर दिया। ठीक है, मतलब ये भर दिया था, इतना रूम को भर दिया उस कमरे को भी, सारे के सारे अंग्रेज सफोकेशन से मर गए थे। इसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो जब इतनी घटना होगी तो उधर फिर अंग्रेजों को गुस्सा आया, अंग्रेजों का क्लाइव नाम का पर्सन आ गया। क्लाइव नाम के पर्सन ने लड़ाई की, किसके खिलाफ, सिराज के खिलाफ। सिराज को मगर सपोर्ट था किसका, फ्रेंच का। ठीक है, एक तरफ क्लाइव है, दूसरी तरफ सिराज और फ्रेंच है, इनकी लड़ाई हो रही है। जब लड़ाई हो रही थी ना, एक गद्दार बंदा था मीर जाफर, मीर जाफर ने गद्दारी कर दी, किसके साथ, सिराज के साथ। इसीलिए सिराज हार गया था और अंग्रेज जीत गए थे। यानी कि यही कारण था, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ना, इसीलिए अंग्रेज जीते थे। किसके बिट्रे के कारण, किसने धोखा दिया ना, मीर जाफर ने। मेरे को लग रहा है आपको प्लासी की लड़ाई अच्छी से समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो, कौन है इतिहास में दर्ज वो गद्दार जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में जमाया था कब्जा। ये तो अभी बता दिया भी वो कौन सा गद्दार था जिसके जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में अपनी हुकूमत जमा ली थी, है ना, मीर जाफर था। उसके बाद आ रही है बक्सर का युद्ध कब हुआ। यार देखो, बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा है। तीन बंदे साथ में थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बक्सर का युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, इलाहाबाद की संधि से खत्म हुआ। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बक्सर के युद्ध में को। देखो, जब जो मीर जाफर था ना, मीर जाफर ने धोखा दे दिया अंग्रेजों, उसको दे दिया किसको, अपने सिराज को धोखा दे दिया। जब सिराज को धोखा दे दिया, सिराज तो मर गया उधर ही। ठीक है, तो मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया बंगाल का। मीर जाफर ने खुश होकर 24 परगना जमींदारी दे दी, किसको, ब्रिटिश को दे दी। ठीक है, मगर जो मीर जाफर था इसकी बनी नहीं अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया। फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया, किसका, बंगाल का। तो इससे क्या हुआ, जो मीर कासिम था ना, मीर कासिम की इससे भी नहीं बनी, अंग्रेजों की नहीं बनी। ठीक है, दोनों की फिर लड़ाई तो होनी थी। मीर कासिम ने क्या किया, एक ना नवाब था कहाँ का, अवध का, सुजाउद्दौला, उसका नाम सुजाउद्दौला था वो। और एक हमारे जो मुगल थे ना, मुगलों का राजा चल रहा था, क्या नाम था उसका, शाह आलम टू। इन तीनों ने मिलकर लड़ाई कर दी, किसके खिलाफ कर दी, अंग्रेजों के खिलाफ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो प्लासी की लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज कौन था, क्लाइव था। ठीक है, इधर कौन है, इधर ये जो बैटल हो रही है याद रखना, ये जो हमारी बक्सर वाली हो रही है, बक्सर में कौन है अंग्रेज, हेक्टर मुनरो है। पूछा गया था डायरेक्ट, कहेंगे किसके खिलाफ था, हेक्टर मुनरो था, किसमें, बक्सर की लड़ाई में। इनकी लड़ाई होगी, लड़ाई में हमें पता ही है अंग्रेज जीत जाते हैं। जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो बैटल तो खत्म होनी थी, जब मतलब भी कोई लड़ाई खत्म हो जाती है ना, उसके बाद ट्रीटी कर लेते हैं। तो फिर अंग्रेजों ने ट्रीटी कौन सी की थी, बक्सर के खत्म होने के बाद, बक्सर के खत्म होने के बाद, लड़ाई के बाद कौन सी ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कब, 1765 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। यार देखो, दादा भाई नौरोजी तो बहुत फेमस पर्सन है और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी एक लाइन आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई या फिर कोई अन्य धर्म, इन सब से ऊपर उठकर मैं एक भारतीय हूँ, हमारा देश भारत है, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। मतलब ये बंदा कह रहा है मेरा कोई धर्म जात नहीं है, मैं एक भारतीय हूँ। मतलब ये हम लोगों में भी यही भावना होनी चाहिए देशभक्ति की। ठीक है, फिर ये आगे चलकर हमारा देश आगे जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, जो हमारे दादा भाई नौरोजी है ना, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है, एक बुक आ रही है, बुक का नाम क्या है, पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पूछा जाएगा ये बुक किसकी है, ये बुक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। उसके बाद यार ये एसोसिएशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वो कहेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई या किसने बनाई। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है जो दादा भाई नौरोजी बनाते हैं,
कब बनाते हैं? 1866 में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? लंदन में बनाते हैं। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, अब देखो जो दादा भाई नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी के रिलेटेड में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो जो दादा भाई नौरोजी है ना, ये फर्स्ट एशियन थे, मतलब ये एशिया के पहले बंदे थे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है ना उसके एमपी बने थे। समझ गए बात? मतलब अभी दादा भाई नौरोजी एशिया का वो पहला बंदा था जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एमपी बन गया था जाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखना। उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भी, सबसे ज्यादा बार कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना? या दादा भाई नौरोजी कितने टाइम प्रेसिडेंट बने? 3 टाइम प्रेसिडेंट बने दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है आजकल, वो कहेंगे भी सबसे पहली बार स्वराज वर्ड किसने यूज किया? ये स्वराज वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने यूज किया था 1906 के सेशन में कलकत्ता में। आपको कंफ्यूज कर देंगे बाल गंगाधर तिलक के साथ में। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का तो ये डायलॉग था, कौन से वाला? वी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना, वो वाला था ना, याद रखना, उसका वो वाला डायलॉग है। मगर जो स्वराज वर्ड सबसे पहले यूज किया है वो 1906 के सेशन में यूज होता है कलकत्ता में। कौन यूज करता है? दादा भाई नौरोजी। एक स्वराज और आता है, वो आपको कहें पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज है ना जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जिसे जवाहरलाल नेहरू यूज करता है वर्ड को, याद रखना। ये स्वराज से रिलेटेड 3 वर्ड बता दिए आपको, इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक तो मैंने आपको बता दी किसके? दादा भाई नौरोजी की। एक आ रही है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये वाली थ्योरी किसने दी थी? ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इसमें दादा भाई नौरोजी ने कहा था ये अंग्रेज है ना इंडिया से पैसा छीन कर ले आ रहे हैं, मतलब इसी में यही बता रहा है अंग्रेज थे ना जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं, है ना, हमारे से यहाँ से पैसा लेकर अपने उधर इंग्लैंड में भेज रहे हैं ना। ये थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के एक न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, रस्त गोफ्तार, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। एक दादा भाई नौरोजी ने एक और सभा बनाई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कौन सी? रहनुमाई मजदयासन सभा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दादा भाई नौरोजी के 2 अखबार है, एक तो रस्त गुफ्तार मैंने बता दी, एक और है वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो दादा भाई नौरोजी की जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी ना 1866 में बनी है ना, 1866 कर देना, 67 नहीं है, 66 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वही लंदन वाली है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यार, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं आपको अच्छा टीच कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। अच्छे से बता दिया मैंने आपको। देखो यार, अभी पता क्या है ना, एक ना 2-3 सिस्टम आएंगे, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, रियायतवारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम, ये आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन सुन लो। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? कहेंगे स्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू करता है, कब? 1793 में। उसके बाद जो स्थाई बंदोबस्त है ना, इसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड मद्रास। ठीक है, उसके बाद देखो ये रियायतवाड़ी सिस्टम है, ये किसने शुरू किया था? ये थॉमस मुनरो ने किया था 1820 में। यार देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये थॉमस मुनरो है। ठीक है, जो बक्सर वाला तो वो हेक्टर मुनरो है, याद समझ रहे हो ना। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने थॉमस और हेक्टर को उल्टा उल्टा कर दिया था। जो हेक्टर मुनरो है तो वो तो किधर वाला है? वो तो है बक्सर वाला। जो थॉमस मुनरो है वो रियायतवाड़ी वाला है, याद रखना, नाम नाम में घपला हो जाता है कभी कभार। ठीक है, उसके बाद रियायतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? ये बम्बई और मद्रास में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कहाँ पर लागू हुई, किसने की, कब की, याद रखना। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? जो महलवाड़ी ये होल्ट मैकेंजी करता है, कब? 1822 में। ठीक है, अब आपको बताता हूँ परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रियायतवाड़ी क्या है, महलवाड़ी क्या है। देखो यार, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आपको पूछा जाएगा कहाँ हुई? पहली बार बंगाल, बिहार, बनारस, ठीक है, बनारस और एक मद्रास। ठीक है, बंगाल, बिहार, बनारस, उड़ीसा और मद्रास, ये तो 4 जगह होगी। ठीक है, इसमें किया क्या गया था? इसमें ऐसा किया गया था भी जितनी भी जमीन है ना, कोई गांव में जमीन है, ठीक है, उस जमीन में किसान वो कर रहे हैं, अपनी पैदावार कर रहे हैं ना, मतलब ये जमीन में
क्या कहते हैं बिजाई वगैरह कर रहे हैं ना, फसल उगा रहे हैं। मगर इसमें क्या किया गया था, इसमें ना जो जमींदार था उसको ऑनर बना दिया, उसको मालिक बना दिया। कैसा मालिक बना दिया था, जितनी भी जमीन थी। जो किसान थे, किसान मालिक नहीं थे इसमें, ठीक है। जमींदार मालिक है जितनी भी जमीन है उस एरिया में, और जो किसान काम करते हैं, ठीक है, वो अंडर काम करेंगे किसके, जमींदार के। और जमींदार का काम क्या था, जमींदार को जब ऑनर बना दिया मतलब मालिक बना दिया सारी जमीन का, जमींदार ऐसा करेगा भी 1/11 हिस्सा जितना भी उनसे रेंट लेगा ना, मतलब जितना भी लैंड रेवेन्यू लेगा उनसे, किसानों से, 1/11 खुद के पास रख लेगा, और 10/11 किसको दे देगा, अंग्रेजों को दे देगा। दिक्कत क्या थी इसमें, दिक्कत ये थी जो जो जमींदार था ना, जमींदार फ्री टू डिसाइड रेंट, मतलब भी जमींदार की मर्जी थी जितना मर्जी रेंट ले ले, किनसे, जो किसान है, मतलब कि किसानों से जितना मर्जी लैंड रेवेन्यू ले ले, है ना। तो इससे क्या करता था, वो जमींदार होते थे, वो अपने पास 10-10 15-15 बंदे रखे होते थे, जो किसान रेंट नहीं देता उसे पीटते थे या उससे जमीन छीन लेते थे, है ना। फिर ये वाला घपला स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसलिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम गंदा था, ठीक है। उसके बाद फिर अंग्रेज कौन सा लेकर आए, अंग्रेज रियायतवाड़ी सिस्टम लेकर आए, ठीक है। रियायतवाड़ी सिस्टम पहली बात तो पता होनी चाहिए कहाँ लागू हुआ है, ये बम्बे और मद्रास में हुआ है। कब हुआ है, 1820 में हुआ है। ये तो मैंने कहानी बता दी, एक थॉमस मुनरो एक हेक्टर मुनरो है। थॉमस मुनरो रियायतवाड़ी वाला है, हेक्टर मुनरो कौन से वाला है, बक्सर की लड़ाई वाला है, ठीक है। देखो इसमें क्या किया गया, इसमें देखो परमानेंट सेटलमेंट में जमीन का मालिक किसको बना दिया, जमींदार को। रियायतवाड़ी सिस्टम में क्या करते हैं, जो जमीन का मालिक किसको बना दिया जाता है, किसान को। किसान का मतलब रियायती होता है, यानी कि रियायत को, यानी कि किसान को क्या बना दिया, जमीन का मालिक बना दिया। और इसमें क्या कह दिया, इसमें पहले तो वो जमींदार क्या करता था, अंग्रेजों से रेंट लेकर, सॉरी किसानों से रेंट लेकर आता था, उसे आगे अंग्रेजों तक पहुंचाता था, है ना। पर इसमें क्या हुआ, रियायतवाड़ी सिस्टम में ये हुआ, अंग्रेजों ने कहा हमें कोई जमींदार बीच में रखने की जरूरत नहीं है, तुम किसान हमें डायरेक्टली दे दो रेंट जितना बनता है ना। इसमें इन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, मतलब जो रेंट ले रहे हैं, लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया भी जिसके पास इतनी जमीन है हमें इतना रेंट दे दो, रेवेन्यू दे दो, है ना। ठीक है। इसका नेगेटिव क्या था, इसका नेगेटिव ये था, मान के चलो अगर उस दिन उस टाइम के ऊपर ड्राउट आ गया, यानी कि सूखा पड़ गया, ठीक है, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो किसान को फिर भी रेंट तो देना ही पड़ता था, रेवेन्यू देना ही पड़ता था, है ना, किसको, अंग्रेजों को। बस यही इसका नुकसान था। उसके बाद अंग्रेज एक और लेकर आए, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, महलवाड़ी सिस्टम में एक गांव था, पूरे गांव को कह दिया जाता भी तुम गांव वालों ने एक बंदा चुन लो, वो सारे गांव से रेंट ले लेगा और हमें पहुंचा देगा। महलवाड़ी में ये था। ये कहाँ लागू हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में। मेरे को लग रहा है आपको अच्छे से समझ आ रहा है, बस वीडियो को आप ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। महलवाड़ी कहाँ लागू हुआ था, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू हुआ था। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, जो 1857 का हमारा विद्रोह होता है ना, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सती प्रथा कब हुई, ये तो यार बहुत गंदा सिस्टम था। सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा में ऐसा होता था, अगर मान के चलो कोई औरत है, ठीक है, उसका हस्बैंड मर गया है, जब उसका पति मर गया तो औरत को जिंदा ही, उसको, जब औरत जिंदा है ना, उसका पति जल रहा है, जब उसका पति जल रहा है ना, उसकी चिता के ऊपर बिठा देते थे, औरत को कह देते तू भी जल जा साथ में। ये था सती प्रथा। अभी सोच कर देखो कितना डर लग रहा है भी, जिंदा औरत को अग्नि के ऊपर बिठा दिया, यानी कि उस चिता के ऊपर बिठा दिया, तू भी जल जा। यार बहुत गंदा सिस्टम का। इस सिस्टम को किसने खत्म किया, राजा मोहन राय था ना जो हमारा, उसने सबसे पहले स्टेप उठाया था, कहा था इस सिस्टम को बंद किया जाए, ये गंदा सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रथा चल रही थी, तो फिर इस प्रथा को खत्म करने के लिए राजा मोहन राय ने बातचीत की किससे, विलियम बेंटिक से। तो ये विलियम बेंटिक मान गया, और इसी टाइम फिर 1829 में फिर सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है भी 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। देखो यार 1857 का विद्रोह डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब, 29 मार्च 1857 में। ऐसा क्या हो गया भी 1857 का विद्रोह एकदम से हो गया यार, इसका मेन रीजन आपको ही पता है। एक ना बंदूक आई थी, जो बंदूक में कारतूस डलते ना, उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, जो ऑयल जो कहा जाता है वो पिग या काऊ के ऑयल से बना हुआ था, है ना, मतलब भी कुछ भी पिग या काऊ से रिलेटेड था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ, हमारे जो हिंदू थे या मुस्लिम भाई थे, उन्हें ऐसा लगा भी उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया। और बाकी देश में लोग फ्रस्ट्रेटेड तो पहले ही थे, अंग्रेजों थे ना, फिर लोग उठ गए और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे 1857 में। यही मेन रीज़न था। मेन रीज़न कौन सा है, ये बंदूक आई थी, जो इनफाइल्ड राइफल आई थी, है ना, और जो कारतूस थे, ठीक है। ये मेन रीज़न पूछा जाता है, इमीडिएट कॉज था, कॉज क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह
अधिनियम कब पास हुआ यार, इसमें मतलब क्या है, विडोरी मैरिज समझ गए ना, विडोरी मैरिज, कोई जो विधवा है विधवा की दोबारा से मैरिज कर दी जाए, अच्छा सिस्टम है ये किसके एफर्ट से, श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। कब किया था, 1856 में, किसके एफर्ट्स थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ठीक है, 1857 में विद्रोह हुआ था ना जो, उसके टाइम के ऊपर सम्राट किसको घोषित किया गया था इंडिया का मतलब सम्राट किसको बना दिया गया था, बहादुर शाह जफर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। उसके बाद कांग्रेस कब बनी यार, ये तो सभी को पता है, कांग्रेस 1885 में बनती है। कहाँ बनती है, बम्बई में बनती है। कौन बनाता है, ए ओ ह्यूम बनाता है। और इसका सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, डब्ल्यू सी बैनर्जी था, है ना, ये तो पता ही है। और पहली मीटिंग में कितने बंदे थे, 72 बंदे थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, फिर भी मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1885 का कांग्रेस पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे, ये तो बता दिया, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। उसके बाद ये देखो यार, एक नर्म दल होता है, एक गर्म दल होता है। पहले स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, नर्म दल और गर्म दल में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है, जो नर्म दल वाले बंदे हैं ना, नर्म दल वाले बंदे कहते हैं अंग्रेजों को हम क्या करेंगे, जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है ना, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, कोई लेटर लिख दिया, कोई पत्र लिख दिया अंग्रेजों को भी, हमें दुख है, हम बीमार हैं, या आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, हमारे साथ ऐसा किया जाए, मतलब प्यार से बात करने वाले बंदे थे नर्म दल वाले, कागजी कार्रवाई में बिलीव रखते थे। मगर जो गर्म दल वाले बंदे थे वो कहते थे ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। तो मतलब क्या कहते थे, वो कहते थे ये जो कागजी कार्रवाई है ना, लेटर लिख दिया, या दरखास्त कर दी भी, कह दिया फरियाद कर दी, ये कर दो वो कर दो, ऐसे कुछ नहीं होगा। चलो पूरे इंडियंस को अपने साथ में मिलाते हैं और इन्हें पीट कर भगा देंगे अंग्रेजों को, है ना। ये इनकी सोच थी गर्म दल वालों की। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, आपको कहेंगे नर्म दल के नेता कौन थे और गर्म दल के नेता कौन थे। याद रखना यार, जो गर्म दल के नेता है इसकी तो सिंपल सी ट्रिक है, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है, अरबिंदो घोष। और बिंदु घोष, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बच गए नर्मदल वाले, बाकी सारे नर्मदल वाले ही है, बस याद रखना। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय। याद रखना जो हमारे दादा भाई नौरोजी है ना, वो नर्मदल वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जब कांग्रेस बनी थी उस टाइम के ऊपर इंडिया में वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यार, बाल गंगाधर तिलक के ना दो अखबार थे, बहुत फेमस थे, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाम पहले तो नाम पता होना चाहिए, एक का नाम केसरी है, दूसरे का नाम मराठा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, लैंग्वेज पूछ लेंगे, केसरी कौन सी लैंग्वेज में था और मराठा कौन सी लैंग्वेज में था। देखो जो केसरी है, ठीक है, केसरी तो मराठी लैंग्वेज में था, जो मराठा है वो इंग्लिश में था। उल्टा है, याद रखना, जो केसरी है वो किस में है, मराठी में है, जो मराठा अखबार है वो इंग्लिश में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये तो सभी को पता है। बंगाल का विभाजन कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 में होता है। कौन करता है, लॉर्ड कर्जन करता है। ठीक है, मैंने बता भी दिया था, ठीक है, पहले भी बताया था। ठीक है, 1905 के मैंने बताया था ना भी कौन था इसका, 1905 के सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मुस्लिम लीग कब बनी, मुस्लिम लीग बनती है दिसंबर 1906 में। पूछेंगे किसने बनाई थी, दो पर्सन है, एक तो नवाब आगा खान है, ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, नवाब आगा खान, और दूसरा कौन सा, नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला। दोनों याद रखना, आगा खान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, दादा भाई नौरोजी ने किया, 1906 में किया। कहाँ, कलकत्ता सेशन में। ठीक है, मराठा इंग्लिश में, ये मैंने बता दिया, केसरी मराठी में, ये मैंने बता दिया। अब ये बताता हूँ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ क्यों था 1905 में। यार देखो, इसीलिए हुआ था, उस टाइम के ऊपर ना जो रेवोल्यूशनरी थे, या नेशनलिस्ट हमारे बंदे थे, या हमारे क्रांतिकारी थे, या कुछ भी कह लो, मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ बंदे थे, वो मोस्टली बंगाल में रहा करते थे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग क्या थे, बंगाल से खफा थे। उन्होंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, बंगाल को तोड़ देते हैं, एक तरफ हिंदू कर देते हैं, एक तरफ मुस्लिम कर देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, इनकी यूनिटी टूट जाएगी, है ना। तो इसीलिए पार्टीशन किया था इन्होंने, किन्होंने, अंग्रेजों ने। एक तरफ हिंदू कर दिया, एक तरफ मुस्लिम कर दिया, दो बना दी थी बंगाल, एक ईस्ट बंगाल बना दिया था, एक वेस्ट बंगाल बना दिया था। वेस्ट बंगाल में हिंदू कर दिए, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कर दिए थे इन्होंने। तो फिर इनसे पूछा जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भी अंग्रेजों ने एक्सक्यूज क्या दिया, अंग्रेजों ने एक्सक्यूज ये दिया भी बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने बंगाल को तोड़ दिया। ये इन्होंने अपना एक्सक्यूज दिया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, होम रूल आंदोलन किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। होम रूल आंदोलन दो बंदे करते हैं, एक तो बाल गंगाधर तिलक करता है, एक एनी बेसंत करती है। कब, 1916 में। ठीक है, होम रूल आंदोलन किससे प्रेरित था, ये आयरलैंड से प्रेरित था, याद रखना।
लखनऊ समझौता क्या है? लखनऊ समझौते में ये होता है यार, देखो 1916 में होता है पहली बात तो। दूसरी बात इसमें क्या है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोस्ती हो जाती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गर्मदल और नर्मदल टूटा है ना सूरत स्प्लिट में 1907 में, तब तो टूट गया था। अब 1916 में ये फिर से जुड़ जाते हैं, मतलब फिर से मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे गर्मदल और नर्मदल। कब? 1916 में। कौन से सेशन में? लखनऊ सेशन में। ठीक है। उसके बाद इंडिगो विद्रोह कब और किसने किया? याद रखना, जो इंडिगो विद्रोह है 1859 में बंगाल में होता है। विष्णु और दिगंबर विश्वास करते हैं। ठीक है। होम रूल का मतलब आपको कह देंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। नहीं नहीं, होम रूल का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब अंग्रेजों को भगा दो नहीं। इसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होता है होम रूल का। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंस है मगर इतनी कंप्लीट नहीं है, पार्शली इंडिपेंडेंस होता है होम रूल का मतलब। ठीक है। उसके बाद कहेंगे जो बाल गंगाधर तिलक था, जो होम रूल उसने स्टार्ट की, उसका हेडक्वार्टर कौन सा था? उसका हेडक्वार्टर पूना था। कहेंगे ब्रांच कितनी थी बाल गंगाधर तिलक के पास? 6 ब्रांच थी। ठीक है। उसके बाद कहेंगे बाल गंगाधर तिलक का एरिया कौन सा था होम रूल वाला? महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, सेंट्रल प्रोविंस था और बराड़ था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कहेंगे बम्बे था बाल गंगाधर तिलक के पास? नहीं, बम्बे का एरिया बाल गंगाधर तिलक के पास नहीं था। कब? जब होम रूल मूवमेंट चल रही थी। तो बम्बे का एरिया फिर किसके पास था? एनी बेसंत के पास था। एनी बेसंत की कितनी ब्रांचेस थी? 200 ब्रांचेस थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कहेंगे और मोसी जो विद्रोह हुआ तो ये किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। ये 1879 में महाराष्ट्र में होता है। कौन करता है? वासुदेव बलवंत फड़के करता है। इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह कब और किसने किया? जो रिवोल्ट है ना, ये केरला में होता है, 1921 में होता है। कौन करता है? सैयद अली और सैयद फजल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, ना पूछे गए हैं एग्जाम में। इसी देखो 1921 में एक मोपला हो रहा है, एक 1921 में एका रिवोल्ट भी होता है। जो एका रिवोल्ट होता है ये कहाँ होता है? अवध में। अवध वाला एरिया कौन सा है? अभी यूपी वाले एरिया को अवध कहते हैं। ठीक है, अवध में होता है। कौन कब होता है? 1921 में होता है। कौन करता है? मदारी पासी। इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिवोल्ट जो मैंने बताए हैं। ठीक है, लाइटली मत लेना, याद कर लेना। उसके बाद गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ किया था? यार देखो, गांधी जी जब इंडिया में आते हैं ना, 3 रिवोल्ट करते हैं, मतलब 3 रिवोल्ट या आंदोलन या कुछ भी करते हैं ना। 3 आंदोलन कौन से करते हैं? उसकी ट्रिक है केक, CAK, केक, ई नहीं डालनी, बस 3 CAK, केक। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। देखो क्वेश्चन आएगा, अभी तीनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दो, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। सबसे पहले आएगा केक, सी है ना, चंपारण। उसके बाद ए यानी कि अहमदाबाद, के यानी कि खेड़ा। यानी कि ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, पहले चंपारण फिर अहमदाबाद फिर खेड़ा। उसके बाद क्वेश्चन पता क्या कहेंगे? कहेंगे कहेंगे जो गांधी जी की सबसे पहली CDM कौन सी थी? CDM का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी? चंपारण। उसके बाद कहेंगे गांधी की पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी? अहमदाबाद वाली। उसके बाद कहेंगे गांधी की पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सी थी? खेड़ा वाली। नहीं समझा है? डिटेल में बताता हूँ। अब देखो, जो चंपारण में हमें पता क्या हुआ था? चंपारण में 1917 में देखो क्या हुआ। बिहार का एरिया है चंपारण, ठीक है। वहां पर किसान थे, किसानों को फोर्स किया जाता है, मतलब धक्के से कहा जाता था भी जमीन के 3/20 भाग, 3/20 भाग है ना जो, यानी कि 3 खटिया सिस्टम कहते हैं इसको। कौन सा सिस्टम? 3 खटिया सिस्टम। यानी कि जमीन के 3/20 भाग के ऊपर तुम लोगों को इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो नील के जो प्राइस वगैरह थे ना वो इतने कोई खास नहीं थे, तो किसानों को घाटे में चले जाते। तो किसान कह रहे थे हम क्यों करें, हमने नहीं करनी है। ठीक है, तो अंग्रेज के धक्के से करवा रहे थे। तो फिर अंग्रेजों का तो पता क्या हुआ, बिहार से एक बंदा था उसका नाम था, यानी कि चंपारण से एक बंदा था उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या करता है? गांधी जी के पास जाता है, गांधी जी को कहता है गांधी जी हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारी मदद की जाए। क्वेश्चन आएगा गांधी जी को बुलाने के लिए कौन आया था चंपारण से? ठीक है, किसने बुलाया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। फिर गांधी जी आए, फिर गांधी जी का हमें पता ही है, गांधी जी ने क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पहली अपनी, और अंग्रेजों को पानी पिला दिया, अंग्रेज डर गए। तो फिर अंग्रेजों ने ये गांधी जी की बात मान ली और ये सिस्टम खत्म कर दिया था। ये था चंपारण वाला। कब होता है? 1917 में। उसके बाद आ रहा है अहमदाबाद में करते हैं। अहमदाबाद में कहता है यार एक कॉटन की मिल थी, ठीक है, कॉटन की जो मिल थी उसमें कुछ वर्कर काम करते थे, कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। दिक्कत क्या हुई? जब देखो 1918 का टाइम है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 लगी हुई है। जब वर्ल्ड वॉर 1 लगी हुई तो देश में महंगाई बहुत थी, इन्फ्लेशन बहुत थी। जो वर्कर काम कर रहे हैं उसमें कॉटन मिल में, वो कह रहे हैं भाई साहब इतनी महंगाई हो रखी है, आप लोग हमारी इनकम को बढ़ा दो। जो मालिक था, मालिक कहने लगा कितनी चाहिए? जो वर्कर थे, वर्कर कहने लगे 50% बढ़ा दो। मालिक कहने लगा क्या बात कर रहे हो, इतनी कौन बढ़ाएगा? मालिक कहने लगा मैं 20% बढ़ा दूंगा अगर आपको चाहिए तो।
तो वो तो खफा हो गए कि जो हमारे मजदूर थे, वर्कर थे, वो कहने लगे नहीं नहीं हमें तो 50 ही चाहिए। माली कहने लगा मैं तो 20 ही दूंगा। तो फिर गांधी जी को बुलाकर लेकर आई एक लेडी, क्या नाम था उसका, अनुसुईया साराभाई। पूछा जाता है गांधी जी को किसने बुलाया था, अनुसुईया साराभाई ने बुलाया था। गांधी जी आए, गांधी जी फिर अपना पति है, फिर गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल के ऊपर, हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए। तो फिर जो कॉटन मिल वाला था वो डर गया, उसको मानना ही पड़ा। गांधी जी ने फिर कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, कह लगा चल ठीक है 35% इनका इंक्रीज कर दो सैलरी वगैरह, समझ गए। ये था अहमदाबाद। उसके बाद थर्ड कौन सा था, खेड़ा वाला। खेड़ा में क्या दिक्कत हुई, खेड़ा में ये था यार, खेड़ा जो गुजरात का एरिया है, पता क्या हुआ वहाँ पर ड्रॉट हो गया, यानी कि सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं। तो फिर क्या होगा, क्रॉप तो होगी नहीं, फसल तो होगी नहीं। पर मगर अंग्रेज थे, अंग्रेज तो कहने लगे हमें तो लैंड रेवेन्यू चाहिए, हमें तो रेंट दो, लैंड रेवेन्यू दो। तो किसान कहने लगे हम कहाँ से दें, हमारी तो फसल ही नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी अंग्रेज उनकी ज़मीन भी छीन रहे थे या कुछ उनसे और कुछ भी छीन रहे थे। तो किसान कहने लगे ये क्या कर रहे हो, किसान फिर चले गए किसके पास, गांधी जी के पास। गांधी जी आए, गांधी जी को हेल्प की किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी दोनों ने रलकर फिर आंदोलन किया, कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो फिर वो डर गए अंग्रेज, अंग्रेज मान के चल, कहने लगे चल ठीक है माफ कर दिया, नहीं लेंगे इनसे लैंड रेवेन्यू। ये था खेड़ा वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहेंगे सीडीएम पहली कौन सी थी, यानी सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण वाली। उसके बाद हंगर स्ट्राइक कौन सी थी, अहमदाबाद वाली। नॉन कोऑपरेशन गांधी की पहली कौन सी थी, खेड़ा वाली। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मेरे को, उम्मीद है, ठीक है। गांधी जी की भारत लेवल पर पहली मूवमेंट कौन सी थी, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारत लेवल के ऊपर हो रही है ये अभी, वो पहले बिहार में थी या गुजरात में थी, अब इंडिया लेवल के ऊपर, इंडिया लेवल के ऊपर गांधी की पहली मूवमेंट कौन सी थी, रॉलेट एक्ट वाली, जो 1919 में था। यार रॉलेट एक्ट है क्या, सुनो ध्यान से। रॉलेट एक्ट में ऐसा लिखा गया था, जो भी बंदा अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा, ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करेगा, अंग्रेज उसको पकड़ेंगे और जेल में फेंक देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये कार्रवाई मीन्स उसको कोई सुनवाई नहीं होगी कोर्ट वगैरह में, सीधा उसके ऊपर केस वेस डाल देंगे। ये था रॉलेट एक्ट, समझ गए। मतलब कि कोई भी बंदा जिसके ऊपर शक है, मतलब जिस बंदे ने भी थोड़ा सा भी इलीगल काम किया है या कुछ भी किया है या नहीं किया, अब अंग्रेजों को शक हो गया भी इसने कुछ गलत किया है, तो अंग्रेज क्या करेंगे, उसका कोई कोर्ट कूट में नहीं लेके जाएंगे, सीधा उसको जेल में फेंक देंगे और उसके ऊपर सजा वजा दे देंगे उसे। ये था रॉलेट एक्ट में। ये तो बहुत गंदा था ना, इसीलिए अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए ना पूरे देश में वो हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, है ना, लोग इकट्ठे हुए थे। यही जलियांवाले बाग में हुआ था। जलियांवाले बाग में ऐसा हुआ था यार, हमारे ना दो मेन लीडर थे, एक सत्यपाल किचलू था, ठीक है, सॉरी एक सत्यपाल था, एक सैफुद्दीन किचलू था, सॉरी नाम गलत है। एक सत्यपाल है, एक सैफुद्दीन किचलू है। ये दोनों बंदे थे, ये हमारे प्रोमिनेंट बंदे थे। इन दोनों बंदों को पता क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ कर जेल में फेंक दिया। तो फिर हमारे लोग क्या चुप बैठेंगे, हमारे लोग कहाँ गए, हमारे लोग जलियांवाले बाग जो अमृतसर है वहाँ पर चलेंगे। वहाँ पर प्रदर्शनी कर रहे थे, कह रहे थे अंग्रेजों को, कह रहे मतलब मीटिंग कर रहे थे, कह रहे थे हमने छुड़वाना है किनको, हमारे दोनों लीडर को छुड़वाना है। अच्छे से पीसफुली मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, मतलब चुपचाप आराम से बैठे थे, अपनी कर रहे थे मीटिंग। तो वहाँ पर उधर से एक बंदा आया, क्या नाम था उसका, उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर आया, जनरल डायर ने क्या किया, गोलियां चला दी, सभी को मार दिया वहाँ पर, है ना। हमारे शहीद हो गए थे बंदे वहाँ सारे, है ना। इसी को जलियांवाला बाग में सैकर कहते हैं। जो जनरल डायर था ना, जनरल डायर को ना ऑर्डर दिया था, किसने ऑर्डर दिया था इसको, लेफ्टिनेंट एलजी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था शायद, हाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसका नाम क्या था, माइकल ओ डायर था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर, ओ उसके बाद डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर था, ठीक है। वो कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ऑर्डर दिया था। गोली किसने चलाई थी, गोली डायर ने चलाई थी, DYRE, डायर ने चलाई थी गोली, ठीक है। इसने उड़ा दिए थे, मतलब जो हमारे बंदे थे ना उनको मार दिया गया था, शहीद हो गए थे, ठीक है। बहुत ही खौफनाक था। बस भी लोग कुछ बचने के लिए कुछ कुएं में गिर गए थे, ठीक है, कुछ दीवारें पार करना चाहते थे, बस उनके ऊपर वहीं पर फायरिंग हो गई थी बहुत। बस समझ लो भी बहुत ज़्यादा इतना डरावना था। भी वहाँ पर कहा जाता है भी हमारे उधम सिंह थे ना, जो उधम सिंह ने वहाँ पर गए थे, उधम मिट्टी उठा कर लेकर आए थे वहाँ से, ठीक है, भी मैंने बदला लेना है, ठीक है। तो फिर उधम सिंह पता क्या करते हैं, 1940 में लंदन में जाते हैं, जो मैंने अभी नाम बताया था ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का, माइकल ओडायर को, इसको गोलियों से भून देते हैं, इसका बदला लेकर आते हैं उधम सिंह हमारे, समझ गए, ठीक है। चलो भावुक नहीं होना, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, ऑल इंडिया खिलाफ कॉन्फ्रेंस का प्रधान किससे चुना गया था, गांधी जी को। यार ये सॉरी, जो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, ये याद रखना। उसके बाद देखो यार, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी ना, ये था क्या यार, पता क्या हुआ, जो मुस्लिम भाई है ना हमारे, जो तुर्की का सुल्तान होता है ना, उसे अपना खलीफा मानते थे, ठीक है, मेन बंदा मानते थे ये। तो
क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, ये तुर्की वाले हार गए। जब तुर्की वाले हार गए तो तुर्की को सुल्तान को हटा दिया। जब तुर्की के सुल्तान को उसकी पोस्ट से हटा दिया, ठीक है, तो उसको मतलब खलीफा से हटा दिया, तो फिर ये हमारे जो मुस्लिम भाई थे इनको अच्छा नहीं लगा। ये कहने लगे हमारा खलीफा है, इसे फिर से तुर्की में बिठाया जाए, ठीक है, इसे सुल्तान बनाया जाए, ये चाहते थे हमारे मुस्लिम भाई, है ना। तो इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो गांधी जी थे हमारे, गांधी जी कहने लगे कोई बात नहीं, गांधी जी तो सभी को अपना मानते थे ना, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। गांधी जी कहने लगे चलो मैं भी सपोर्ट करता हूँ आपकी। गांधी जी तो इतने अच्छे पर्सनैलिटी थे, तो फिर क्या किया, खिलाफत वाले जो हमारे मुस्लिम भाई थे उन्होंने गांधी जी को कह दिया आप हमारे प्रधान बन जाओ। तो गांधी जी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रधान बन गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद गांधी जी को एक केसरे हिंद का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, एक ना बोर वॉर्स हुई थी, ठीक है, गांधी जी ने ना उसमें हेल्प की थी अंग्रेजों की या कुछ भी, है ना। तो उसमें गांधी जी को एक अवार्ड मिल गया था, उसका नाम क्या था, केसरे हिंद अवार्ड, ठीक है, कब, बोर वॉर्स में, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्यों खत्म हुआ, देखो यार, जो हमारा रॉलेट एक्ट था, ठीक है, उसके बाद ये नॉन हमारा खिलाफत मूवमेंट है ना, ये जब चल रही थी ना, इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, असहयोग आंदोलन कहते हैं। ये चल रहा था, अच्छे चल रहा था, इसको खत्म कर दिया। खत्म इसीलिए हो गया यार, एक ना चोरी चोरा जगह बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है, ये गोरखपुर है ना हमारा योगी जी वाला, है ना, उधर उसके पास ये एरिया है चोरी चोरा। वहां पर क्या हुआ, कुछ लोग थे हमारे, ठीक है, वो विद्रोह कर रहे थे। किसका विद्रोह कर रहे थे, वहां पर ना शराब वगैरह की बिक्री हो रही थी, मतलब शराब की दुकानें बंद करा रहे थे। पर हुआ क्या, जब ये शराब की दुकानें बंद करा रहे थे, इनके कुछ बंदे पकड़ लिए अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में फेंक दिए। तो फिर हमारे वाले चुप रहेंगे, हमारे वाले गए स्टेशन के सामने, कहने लगे हमारे बंदे छोड़ दो। अंग्रेजों ने छोड़े नहीं, वो गोली दिखा रहे थे। बस फिर गोली दिखाई उन्होंने, से अपने वाले ने लाठी दिखा दी और पीट दिए सारे के सारे अंग्रेज उधरी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, अहिंसा होगी, यानी कि वायलेंस होगी। गांधी जी को पता है वायलेंस पसंद नहीं है, तो गांधी जी ने कह दिया वायलेंस क्यों कर दी, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा चलो भी मैं ये मूवमेंट वापस ले रहा हूँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसलिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो गई थी। क्यों, क्योंकि ये चोरी चोरा कांड हो गया था, ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से आप। उसके बाद गांधी जी कौन से सत्र में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, पूछा जाएगा भी गांधी जी कौन से सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ये बेलगांव में, एक ही बार बने थे गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कब, बेलगांव में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च यानी कि नमक आंदोलन कब शुरू किया था, ये 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना यार, ये गोपाल कृष्ण गोखले वही है 1905 में जो बनारस सेशन वाला है ना, क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखो स्वराज पार्टी किसने बनाई, स्वराज पार्टी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पहली बार कब बनी है, 1 जनवरी 1923 में बनी है। किसने बनाई है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, कौन है, मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर, तीनों के नाम याद रखना। साइमन कमीशन क्या है, यह साइमन कमीशन आपने बहुत बार सुना होगा। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसके 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। काम क्या करने आया था, इंडिया में ये काम करने आया था भी 1919 का जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या सुधार आए हैं और क्या सुधार चाहिए इंडिया में। बस ये इसका मेन मोटिव था भी इंडिया वालों को क्या सुधार चाहिए, है ना, क्या क्या सुधार चाहिए इंडिया के लिए, हम क्या कर सकते हैं, ये सोच कर आया था साइमन कमीशन। मगर यार जिसमें 7 के 7 बंदी अंग्रेज है, वो हमारे इंडियन का क्या सोचेंगे, है ना। बस इसी से भड़क गए हमारे वाले इंडियन, कहने लगे हमारा तो एक बंदा भी नहीं है, तुम तो 7 के 7 अंग्रेज हो, तुम तो अपना ही सोचोगे, हमारे बंदे भी ऐड करो। अपने बंदे तो थे ही नहीं इन्होंने इनमें, है ना, साइमन कमीशन ने। तो इन्हें इसलिए हमारे वालों ने फिर विद्रोह कर दिया। फिर जहाँ भी साइमन कमीशन गया तो हम उसका विद्रोह हो रहा था। ऐसे ही लाला लाजपत राय जी थे, ये भी विद्रोह कर रहे थे। क्या हुआ भाई बैड लक, जब लाला लाजपत राय विद्रोह कर रहे थे, एक बंदा आया, नाम था उसका सांड्रस। सांड्रस ने क्या किया, लाठी लगा दी गांधी जी के, ठीक है, मतलब ये सिर पर लगी, शायद छाती पर लगी या सिर पर लगी। तो गांधी जी की क्या, सॉरी, लाला लाजपत राय के लाठी लगी है ना, गांधी जी की नहीं, लाला लाजपत राय के लाठी लगी छाती पर या सिर पर लगी, तो लाला लाजपत राय की क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। तो फिर भगत सिंह तो हमारा था ही, भगत सिंह को आ गया गुस्सा, भगत सिंह ने क्या किया, सांड्रस को मार दिया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा भी लाला लाजपत राय शहीद क्यों है, साइमन कमीशन के विरोध विरोध में क्या लगी, लाठी लगी। उसके बाद कहेंगे सांड्रस को भगत सिंह ने क्यों मारा, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था, समझ रहे हो अच्छे से। नेहरू कमेटी रिपोर्ट किसने बनाई, देखो नेहरू कमेटी रिपोर्ट फिर यार मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, याद रखना, ये मोतीलाल नेहरू है उसका बाप, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। कब बनाते हैं, 1928 में बनाते हैं। पूर्ण स्वराज कब घोषित हुआ, ये मैंने पहले ही बताया था, 1929 में
लाहौर सेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अंग्रेजों भाग जाओ इंडिया छोड़कर। और इसी में एक डेट डिक्लेयर की थी, कौन सी? 26 जनवरी 1930। मतलब इसमें ऐसा कहा था भी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस सेशन में भी जो भी 26 जनवरी अब आया करेगी, उस 26 जनवरी को हम क्या मनाया करेंगे? हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। पर रियलिटी में क्या हुआ, हमें पता है, हमें तो इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिली है ना। तो फिर हम तो 26 जनवरी को मना रहे थे हमारा इंडिपेंडेंस डे, कब से? 1930 से, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे नेता, है ना, तो उन्होंने लगाया कुछ तो किया जाए। फिर उन्होंने ऐसा किया, जो हमारा संविधान है ना लागू करना है ना, हम लागू 26 जनवरी को कर देंगे। इसलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। बन तो ये 26 नवंबर को ही गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, है ना। तो पर लागू इसको 26 जनवरी 1950 में किया था। रीज़न मैंने बता दिया क्यों 26 जनवरी को किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया, ये तो मैंने बता दिया, 1929 लाहौर सत्र, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यार देखो, गोलमेज सम्मेलन जिसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये टोटल 3 होती है। ठीक है, 3 में से गांधी जी यानी कि कांग्रेस सिर्फ सेकंड में ही पार्टिसिपेट करती है। 1 और 3 यानी फर्स्ट और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती है कांग्रेस, सेकंड में ही करती है। सेकंड में कौन जाते हैं? गांधी जी जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता जाता है वो कौन सा बंदा था जिसने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, अटेंड किया था? कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखो काम क्या था यार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का काम ये था भाई, इसमें कह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे आप हमारे पास आकर बैठो, हमें आपकी दिक्कत बताओ, आपको दिक्कत क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं भी इंडिपेंडेंस दे देंगे आपको, नहीं नहीं, आज़ाद नहीं करेंगे, बस ऐसा कह रहे थे कुछ ना कुछ, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है उसे हम सही कर देंगे, बस ऐसा कुछ था बस। ठीक है, ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट। यार देखो, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। उससे पहले गांधी को इरविन मनाता है। इरविन है ना, जो उस टाइम के ऊपर वो चल रहा था, गवर्नर जनरल चल रहा था शायद, हाँ गवर्नर जनरल चल रहा था। इरविन मनाता है इसको, किसको? वायसराय कहते हैं उस टाइम के ऊपर, हाँ। इरविन कौन था? वायसराय था। और ये गांधी को मनाता है, गांधी को कहता है भाई मान जा यार, तू अपनी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही है ना, इसको बंद कर दे। गांधी कहता है चल ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेरी जो चल रही है ना, उसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं तेरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, मगर देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, मतलब भी मेरे देश के लिए तेरे को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ करना पड़ेगा। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड में गए, तो वो कहने लगे भी हम आज़ाद तो नहीं करेंगे। तो गांधी जी कहने लगे तो फिर मैं इधर के करने आया हूँ। तो गांधी जी फिर वो मीटिंग छोड़कर भाग आए थे, समझ गए। मतलब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल होगी, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। ठीक है, याद रखना, समझ गए आप। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? फिर गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में होता है। इसमें क्या कहा जाता है? गांधी जी को कहते हैं, इरविन कहते हैं आ जाओ भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देते हैं। ये था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, उसके बाद कॉमुनल वर्ड आ रहा है। क्या है यार कॉमुनल वर्ड? ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा। कॉमनल वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 1909 में आया था कॉमनल वर्ड। उसमें पता क्या किया था, जो हमारे मुस्लिम भाई थे उन्हें कॉमनल वर्ड दे दिया था, मतलब कॉमनल इलेक्टोरेट दे दिया था। इसका मतलब क्या था? मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेगा, ये होता है कॉमनल वर्ड। ठीक है, सॉरी, कॉमनल इलेक्टोरेट। ठीक है, इसी को आगे जाकर एक्सटेंड कर दिया, किसको? हमारी जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी ना, जो हमारे गरीब लोग थे, या है ना, जो गरीब थे, जहाँ डिप्रेस्ड क्लासेस थी, मतलब ये जो नीचा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मगर मैं नहीं मानता, सभी सेम है। ठीक है, तो क्या हुआ, उनको क्या किया गया भी, उनको क्या कह दिया भी, अंग्रेजों ने कह दिया भी आप लोगों को भी दे दिया। क्या दे दिया गया? कॉमनल वार्ड दे दिया। मतलब ये आपका जो, अगर कोई डिप्रेस्ड क्लासेस का बंदा खड़ा हुआ है वोटों के लिए, सिर्फ आप लोग ही वोट डालोगे, कोई जनरल वाला या कोई और कैटेगरी वाला नहीं डालेगा, ना कोई मुस्लिम डालेगा। सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस का बंदा है तो उसको सिर्फ कौन वोट डालेगा? डिप्रेस्ड क्लासेस डालेगा। ये था कॉमनल वार्ड। दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो दो बंदे थे, एक बंदा तो था गांधी जी, दूसरी तरफ कौन थे? अंबेडकर जी। गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी कह रहे थे ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, हमारे हिंदू ही हैं। ठीक है, हमारे हिंदू ही हैं, आप लोग इन्हें कॉमनल वार्ड देकर क्या कर रहे हो? हिंदू को तोड़ रहे हो, डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग कर रहे हो, हिंदुओं को अलग कर रहे हो। कि गांधी जी कह रहे थे डिप्रेस्ड क्लास हमारे हिंदू ही हैं, आप लोग ऐसा मत करो। ठीक है, इससे हमारा धर्म टूट जाएगा, मतलब भी कुछ अलग हो जाएंगे। डिप्रेस्ड क्लासेस वाले अपने आप को अलग समझेंगे और हिंदू वाले अपने आप को अलग समझेंगे। ठीक है, गांधी जी इसीलिए कह रहे थे ये गलत है। एक तरफ थे अंबेडकर जी।
अम्बेडकर जी क्या कह रहे थे? अम्बेडकर जी कह रहे थे जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, कह रहे थे जो हिंदू उस टाइम के ऊपर क्या हो रहा था यार, पार्शियलिटी वगैरह होती है ना, अनटचेबिलिटी वगैरह उस टाइम के ऊपर वो हो रही थी। इसलिए अम्बेडकर कह रहे थे हमारे साथ तो अनटचेबिलिटी होती है या पार्शियलिटी होती है, हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए, मतलब कॉमनवाड़ी चाहिए। बस यही इनकी दिक्कत चल रही थी। तो फिर गांधी जी क्या हुआ, गांधी जी बैठ गए किसके ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर। कहाँ उस टाइम के ऊपर गांधी जी जेल में थे, कौन सी, पूना में थी, कौन सी, जरवड़ा जेल, जरवड़ा जेल पुणे में थे। ठीक है, गांधी जी फास्ट के ऊपर बैठ गए, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गए, गांधी जी तो बिल्कुल मरने के करीब आ गए। तो फिर अम्बेडकर जी थे, है ना, अम्बेडकर जी को लगा अरे इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है गांधी जी, इसको ऐसे मरने नहीं दे सकते। फिर अम्बेडकर जी गए गांधी के पास, तो इन दोनों ने बातचीत की। ठीक है, गांधी जी ने अम्बेडकर को समझाया, अम्बेडकर ने गांधी जी से बातचीत की, दोनों ने बातचीत की, फिर एक कंक्लूजन के ऊपर आए। कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला, भी जो हमारी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इनको क्या किया जा रहा है, इनको रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। मतलब ये इनकी जो सीट्स ना रिजर्व, जो इलेक्शन में सीट्स होती है ना, इनकी जो इलेक्शन में सीट्स थी रिजर्व, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। बस यही था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या हुआ, गांधी और अम्बेडकर ने दोनों ने डिसाइड कर लिया हमें कॉमनल वार्ड नहीं चाहिए, इससे हमारे हिंदू टूट जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या कर दिया जाए, हमारा जो जो सीट्स है ना, जो सीट्स होती है इलेक्शन में ना, उसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब भी जो डिप्रेस्ड क्लासेस की सीट्स थी रिजर्व, उसको बढ़ा दिया गया था। ये था पूना पैक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ रहे हो लग रहा है मेरे को। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान संकल्प या लाहौर संकल्प क्या है यार, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन क्या है? ये 24 मार्च 1940 में हुआ था। और ये जो बंदे थे ना पाकिस्तान वाले, ये कहते थे हमें पाकिस्तान चाहिए, डायरेक्टली कह दिया था। कह रहे ना हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है। ये कहा था कब, लाहौर रेजोल्यूशन में 24 मार्च 1940। ये गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, ये तो सभी को पता है, करो या मरो, या डू और डाई। कब दिया था? गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के दो अखबार हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का नाम है नवजीवन, एक का नाम है यंग इंडिया। दोनों इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ट्रिक क्या है थोड़ी सी बता दे तुम। देखो, यंग और जीवन, गांधी जी आप तो बूढ़े थे, बात किसकी करते थे, यंग जीवन की, यंग जीवन, ये ट्रिक है। नवजीवन का जीवन, यंग इंडिया का यंग, यंग जीवन, ये ट्रिक है। उसके बाद एनी बेसंत के दो न्यूज़पेपर थे, कौन से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट देना। एक का नाम है न्यू इंडिया, एक का नाम है दी कॉमनवेल्थ, याद रखना। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये बहुत ही जबरदस्त बंदा है, कभी पढ़ना है इसके बारे में। सत्याशोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा राय फुले करता है। ठीक है, कब करता है? 24 सितंबर 1873। ठीक है, तब करता है। यार ये जो ज्योतिबा राय फुले है ना, ये अपना महाराष्ट्र वाले एरिया का बंदा है। इसकी ये वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। उसी ने जो क्या था ना, मेरे को लग रहा है उसी ने फीमेल्स के लिए स्कूल, हाँ ये पढ़ा, उसी ने सबसे पहले कन्या के लिए स्कूल खोला था, यानी कि लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल इंडिया में किसने खोला था? सावित्रीबाई फुले ने, 1848 पुणे में। जो याद रखना, सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये जो हमारे है ना ज्योतिबा राय फुले, इनकी वाइफ थी। इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में सबसे पहली बार स्कूल खोला था, किसके लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखो, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डोडो केशव कार्वे 1916। ये विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। महिला की यूनिवर्सिटी सबसे पहली कौन सी है? ये 1916 में बनती है। और कौन बनाता है? डोडो केशव कार्वे। अगर स्कूल की बात आती है, स्कूल कौन है? सावित्रीबाई फुले, 1848 और पुणे। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने। मूक नायक पत्र किसका था? मूक नायक यार एक न्यूज़पेपर आता था, ये किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज हो गए स्टार्ट। यूरोप से सबसे पहले कौन सा विदेशी भारत आया था? ये सभी को पता है। यूरोप से सबसे पहले कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। कहाँ आता है? कालीकट में आता है। उस टाइम के ऊपर पूछा जाता है कौन सा राजा रूल कर रहा था, है ना, उस टाइम के ऊपर? जो मोरिन, जो कालीकट वाला एरिया था ना, उस टाइम के ऊपर वहां पर राजा कौन था, मतलब रूल किसका था, शासन किसका था? जमोरिन का था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो, यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो उधर यूरोप से बंदे आ रहे हैं ना, पहले कौन सा कंट्री आया, फिर कौन सा कंट्री आया? सबसे पहले आता है पुर्तगाल, फिर आता है डच, फिर आता है इंग्लिश, फिर आता है डेनिश, फिर आता है फ्रांस। ट्रिक क्या है? PDE, उसके बाद DF, जैसे मर्जी याद कर लो, याद होना चाहिए। पहले पुर्तगाल आएगा, फिर डच आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर डेनिश आएगा, फिर फ्रांस आएगा। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कौन आया, तो सबसे लास्ट में कौन गया था? सेम ही था, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लास्ट में भी सबसे कौन जाते हैं? पुर्तगाली जाते हैं, याद रखना। उसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। ये अल्मेडा की थी। अल्मेडा कौन था? ये जो हमारा है ना पुर्तगीज है, पुर्तगीज का पहला गवर्नर था। इसकी कौन सी पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद किस पुर्तगाली ने बीजापुर से गोवा जीता था?
ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में शायद इस बार पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। किस पुर्तगाली ने बीजापुर से गोवा जीता था? अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क ने क्या किया था? बीजापुर से गोवा को जीता था, ठीक है। उसके बाद किस पुर्तगाली ने राजधानी कोचीन से गोवा बना दी थी? ठीक है, ये कौन था? नीनू दा कूना, 1530। उसके बाद पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? यार ये बहुत पूछा जाता है, किसकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? अभी सुन लो। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? कालीकट में, ठीक है। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंच की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? सूरत में। अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? सूरत में। चारों फैक्ट्री रट देना किसकी कहाँ लगती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम। डच कंपनी, यार एक बात और अभी सुनना, ध्यान से सुनना। कहेंगे यार देखो, इंडिया में देखो, ये देखो मैंने ये स्लाइड कराई थी ना, सेकंड नंबर के ऊपर कौन आते हैं? डच आते हैं, ठीक है। मगर आपको अगर क्वेश्चन आ जाए भी सेकंड नंबर के ऊपर बनी कौन सी कंपनी है, सेकंड नंबर के ऊपर कौन सी कंपनी बनी है, बनी का मतलब ही बनी कब है, ठीक है। फाउंड कब हुई है, यानी कि स्टैब्लिश कब हुई है? ये हुई है 1600 में। कौन से वाली? इंग्लिश वाली। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में बनी थी, याद रखना। और ये जो वाली है ना डच वाली, ये बनी है 1602 में। मगर इंडिया में पहले कौन आते हैं? डच वाले आते हैं, याद रखना, कंफ्यूज कर देंगे। कहेंगे पहले कौन सी बनी है, आप लोगों को लगेगा डच पहले है, डच पहले बनी होगी। डच पहले नहीं बनी है, कौन सी पहले बनी है? इंग्लिश वाली, अंग्रेजों वाली पहले बनी है कंपनी, याद रखना। क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ मैं? क्वेश्चन ये बता रहा हूँ डच कंपनी कब बनी है? 1602 में बनी है, इंग्लिश के बाद बनी है। इंग्लिश वाली 1600 में बनती है, ठीक है, समझ रहे होगे आप, ठीक है। उसके बाद डच की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है? मसूलीपट्टनम में, बता दिया मैंने। डच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई हुई है, कौन सी लड़ाई हुई है उसका नाम बताओ, और कौन जीता था? ये देखो, डच और इंग्लिश के बीच में बैटल ऑफ बेदारा हुई है, 1759 में हुई है। कब हुई है? ये देखो 1757 में हमारा प्लासी का हुआ था ना, प्लासी की लड़ाई के बाद ही हुई थी ये वाली, है ना, 1759 में बैटल ऑफ बेदारा, ठीक है। इसमें कौन जीतते हैं? इंग्लैंड वाले जीत जाते हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ये देखो आ गया ना क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। डच वाली की 1602 में। मगर सेकंड नंबर के ऊपर इंडिया में कौन आते हैं? डच आते हैं, ठीक है। थर्ड के ऊपर आते हैं इंग्लिश, तो ठीक है। एक बात और याद आ गई, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, ये क्वेश्चन बनता है भी, इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था? इंडिया के ऊपर अकबर रूल कर रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद कर लो। जब इंडिया में, सॉरी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तब कौन था? अकबर का रूल था। जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी घुसती है 1604 में लगभग घुसती है, उस टाइम कौन था इंडिया में? जहांगीर था। क्वेश्चन पूछा गया 2 बार एग्जाम में, ठीक है। क्या जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तब कौन है इंडिया में राजा? तब कौन है? अकबर है। जब इंडिया में घुसती है 1604 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब कौन राजा है? तब है जहांगीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद इंग्लिश ने पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? ये बता दिया, सूरत में लगाई है, ठीक है, 1613 में लगाई है। जो जहांगीर था ना, जहांगीर के दरबार में ये हॉकिंस नाम का बंदा था, यानी कि अंग्रेज था। ये गया था, कहने लगा भी राजा जी हमें फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी जाए, तो फिर जहांगीर ने दे दी थी परमिशन, ठीक है, सूरत में, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। सॉरी। कलकत्ता के संस्थापक किसे कहा जाता है? जॉब चार्नोक को कलकत्ता के संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। कलकत्ता किन गांव से मिलकर बना है? याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कलकत्ता 3 गांव से मिलकर बना है, कालीकट, सूतानती और गोविंदपुरा। कब बना है? 1690 में बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। फोर्ट विलियम कब बना? फोर्ट विलियम वही है कलकत्ता वाला जिसकी किलेबंदी की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। फिर सिराज गया था, सिराज ने जाकर पीटा था और वो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जो बताया था ना, वही है जे। कौन से वाला? फोर्ट विलियम वही है जे। कब बना है ये? 1700 में बना है कलकत्ता में। फ्रेंच कंपनी किसने बनाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेंच कंपनी को कॉलबर्ट बनाता है, 1664 में बनाता है। फ्रेंच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे वो है पुर्तगीज है, पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कालीकट में, ठीक है। जो डच है, डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सूरत में। जो फ्रेंच वाले हैं, इनकी भी पहली फैक्ट्री सूरत में, याद रखना। पुर्तगाल ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को दहेज में दिया? यार इसमें पता क्या हुआ, जो पुर्तगाल वाले थे, ठीक है, इनकी कोई लड़की थी, उन्होंने शादी कर दी, किसके साथ? प्रिंस था अंग्रेजों का, उसके साथ कर दी, चार्ल्स टू के साथ। तो फिर चार्ल्स टू तेरे को पता भूखा था, उसने क्या कह दिया? कह रहे दहेज में कुछ दो। बस फिर पुर्तगाल वालों ने दहेज में क्या दे दिया? बम्बे दे दिया। कह रहे हैं हमारे इंडिया इंडिया में चले जाओ, इंडिया में हमारा बम्बे है, तुम लोगों को हमने दान कर दिया, दहेज में दे दिया। अंग्रेजों को दहेज में मिला था बम्बे, समझ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। अंग्रेज फ्रांस लड़ाई का और कौन सा, यार देखो, अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो लड़ाई होती है ना, इसका ना एक नाम है, क्या नाम है? कर्नाटिक वॉर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना।
पहली कर्नाटिक वॉर कौन जीता? 3 कर्नाटिक वॉर हुई थी, ठीक है। पहली कर्नाटिक वॉर में फ्रांस जीत जाता है, ठीक है। ट्रीटी होती है कौन सी? एक्सीला चप्पल, मैं तो चप्पल याद करता हूँ, CHAPPL है ना, चप्पल से याद रखना। पहली कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? चप्पल, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन। पहली कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? चप्पल वाली। सेकंड कार्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई है? पांडिचेरी की ट्रीटी। इसमें क्या हुआ था? इसमें 50-50 रह गया था, कोई नहीं जीता था, ठीक है। उसका तीसरी कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ था? तीसरी कार्नाटिक वॉर में अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। और संधि कौन सी होती है? पेरिस की संधि होती है 1763 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखना। उसके बाद यार ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, वैसे तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐड कर दिया। कहेंगे सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था, याद रखना, ठीक है। जिसे कि इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, ठीक है। MN रॉय, स्पेलिंग गलत है, MN रॉय, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक हो। मेरी तो आवाज़ भी बैठ गई है लेक्चर रिकॉर्ड करते करते, ठीक है। अच्छा लगा कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। पॉलिटी और इकोनॉमी की प्लेलिस्ट एक बार चेक जरूर करना, यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई है अपने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कराई है मैंने, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।